रहता है एग्ज़ाम में, जो भी गलती करते हैं वो सब नहीं हो, उसके लिए आपका टेस्ट होता है। बाकी आपका जो नॉलेज है वो थ्योरी से ही आपको बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो थ्योरी को ज़रूर आप रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, और ख़ास करके 9-10 वाले या 11-12 वाले के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पूरा अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। 1 to 5 में थोड़ा नंबर ऑफ़ सीट कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए आप लोग जो 1 to 5 वाले हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। हाँ, मैथ का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया है, उसके भी क्वेश्चंस बीपीएससी में कई बार देखने को मिला है। तो हो सकता है जिस दिन भी टाइम मुझे मिलेगा। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर वाले का भी कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उसमें भी सीट जितना है उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। बाकी और सब सब्जेक्ट जो 9 to 12 वाले हैं तो उनको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको 40% तो प्लस, मतलब 50% प्लस ही मानिए, ठीक है। बिल्कुल मेहनत करते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वालों के लिए भी हमने पीडीएफ भेज दिया, उस पीडीएफ को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद कीजिए कि कम से कम 30 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, और 30-35 क्वेश्चन आप जो है, जो 40 नंबर के होंगे बेसिक, उससे बना लीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस में 60-65 नंबर ले आइएगा तो 100% आपका जो है रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 60-65 नंबर आप तरीक़ा से ला सकते हैं, कम मेहनत में भी ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र के किनारे टच करते हैं, यानी किनारे पर स्थित हैं। चलिए इसको आज मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है 9 जो स्टेट हैं भारत के जो है वो समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। जब हमने मैप दिखाया था तो उस समय आपको दिखाया भी था कि जो 9 राज्य हैं भारत के वो आपके समुद्र के किनारे सटे हुए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, ठीक है। तो यानी जो तट रेखा मतलब समुद्र के किनारे जो सबसे लंबा राज्य है वो कौन सा है, तो वो सबसे लंबा राज्य आपका कौन सा होगा, गुजरात है। कक्ष कारण जो आप इस तरीक़ा से जो भारत का मैप आप देखते होंगे, ठीक है, एक बार मैं बना दूं, सॉरी, तो चलिए बना नहीं भारत का, फिर से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये वाला जो पोर्शन देखते हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है ये गुजरात का ही है। तो ये सबसे बड़ा जो है आपका भूमि तट रेखा है, कहाँ पे, तो गुजरात का है। तो ये याद रखना है आपको। ये भारत से रिलेटेड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ अभी। निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमने ट्रिक बताया था मित्र पर गमछा झार, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, कहाँ कहाँ से जो है गुजरता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। मी फॉर मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका यहाँ पे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और ये शायद हो जाएगा आपका रॉ से राजस्थान, ठीक है। तो इन सब से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से आपका नहीं गुजरता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, दक्षिण में हमने यहाँ पे एक है, एक तो ध्रुव का दक्षिणतम, और कल हमने बताया किसने खोज किया था। आज ये है कि भारत का, यानी भारत का जो अगर आप मैप देखिएगा, ठीक है, तो ये भारत है, तो इसका जो पोर्ट ब्लेयर या इधर इधर तो आपका श्रीलंका है, तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जबकि जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल कहा जाता है, और जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो
तो याद रखिएगा श्रीलंका एक पॉइंट के रूप में है नीचे में, तो एक तरीका से याद रखिएगा सबसे दक्षिणतम में पॉइंट लगा देना है हमको, क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। निम्नलिखित, बस सुनते जाइए आप लोग, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो ये जो 10 डिग्री अंश जो है वही 10 डिग्री, तो ये आपको पता होगा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री, ठीक है, अंश से अलग होता है। तो जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है कौन, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आप लोग अपना जवाब देते रहिए। दीव एक द्वीप है, तो आप नाम से भी जानते दमन एवं द्वीप है, तो दमन के ही तट पर होगा, ठीक है। तो दीव एक जो है वो दमन के तट पर है, तो दमन एवं द्वीप हम बोलते हैं, दमन एवं द्वीप। तो ये आपका क्या है कि दमन के तट पर ही स्थित द्वीप है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि क्या है, तो ग्रेट चैनल ये भी नहीं होगा, 8 डिग्री भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं पाक जल संधि। कई बार लोग पाकिस्तान मार देते हैं, लेकिन ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जो आपका जल संधि है उसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य या जल संधि। ये जो आपका है ये स्थिति, ये पाक जल संधि कहलाता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है, तो रेड क्लिफ याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच का है, ठीक है। डुरंड अफगानिस्तान के बीच में है, और जो है मैकमोहन जो है भारत चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, सीमा बनाने वाली रेखा, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, याद रखना है आपको। भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा, अभी तुरंत हमने बताया था रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये बीपीएससी पूछ भी चुका है। तो सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत का वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, अति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा जो है लंबा सीमा किस देश का है, तो बांग्लादेश का ही सीमा जो है भारत के सीमा के साथ मिलता है। लक्षद्वीप क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप समूहों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, ज्वालामुखी बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो भी द्वीप हैं उनका उत्पत्ति परवाल उत्पत्ति से होता है। परवाल मतलब जो भी समुद्री अवशेष है, जीव है, उन सब के अवशेषों से मिलकर के बनता है। तो परवाल उत्पत्ति से हुआ है लक्षद्वीप समूह का निर्माण। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तो अरब सागर में। कहाँ पे है, तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो टोटल इसमें जो है लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, अति महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो टोटल 36 आपके द्वीप समूह कहाँ पे हैं, तो लक्षद्वीप में है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था पिछले बार। तो भारतीय भूमि जो है वो भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, जैसे अफ्रीका भी आपका गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। कभी कहा जाता है कि अफ्रीका महादेश और भारत का जो दक्षिण पार्ट है वो दोनों एक जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ये सारे गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे, ठीक। और ये भारत के उत्तरी विश्व के उत्तरी जो भाग है उसमें पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी जो द्वीप हैं धीरे धीरे अलग हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस विशाल भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड अति महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में बोलता है कौन सा राज्य स्थित है, ठीक है, तो मणिपुर। मणिपुर जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, तो मणिपुर। अभी आपको पता ही है कि क्या हो रहा है मणिपुर में, कुकी जनजाति और मैतेई जो समुदाय है जो कि एसटी मांग को लेकर के आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो देखिए, गांधीनगर है, अगरतला है, उज्जैन है। तो तो इसका जो एग्जैक्ट सबसे नज़दीक जो है वो अगरतला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है टोटल 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। भारत किस गोलार्ध में है? तो आपको पता ही है, जैसे ये पूरा मैप है तो भारत की स्थिति इधर है, इस साइड है, तो ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। तो उत्तर पूर्वी भाग में भारत है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा उत्तर पूर्वी स्थिति है। भारत की स्थिति क्या है? आपका उत्तर पूर्वी भाग में भारत स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो इसको तो आप मैप के सहारे आपको अच्छे से समझना होगा। तो ये पूछ रहा है कि मिजोरम से नहीं लगती है, तो इसमें आपका नागालैंड जो है वो मिजोरम की सीमा से टच नहीं करता है, बाकी म्यांमार और असम टच करता है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो मणिपुर का जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। लेकिन इसको आप ऐसे पढ़िएगा तो याद नहीं रहेगा, आपको एक बार भारत का मैप निकाल करके देखना होगा और इसको समझना होगा कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे हैं और कौन उसके बगल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ होता है, इसके लिए आपको मैप को अच्छे से अध्ययन करके जाना होगा। और एक बात मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूं, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन है खास करके 9th-10th में या 10+2 में, वो भारत का मैप और आपका बिहार का मैप, ठीक है, हो सके तो विश्व का भी मैप, ये तीनों मैप को अच्छे से अभी से अध्ययन कीजिए। कम से कम तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से मैप से ही रह जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है उसमें से गुजरात का है ही, हरियाणा का भी है, आपका महाराष्ट्र का राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो आंसर हो गया आपका महाराष्ट्र। ये सब मैप के माध्यम से पढ़िएगा तभी आपको याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा का जो सीमा है वो आपका एक तरफ झारखंड है। ठीक है, तो उड़ीसा का सीमा जो है आपका मध्य प्रदेश से नहीं टच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर या कुछ कहा जाता है नेफा को। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है आपका स्थित है वो दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है? तो दक्षिणी अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। तो आपका है द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप को हमने बताया था अरब सागर में, वो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको 10 डिग्री चैनल जो है दोनों को बांटता है, अंडमान और निकोबार को। इंदिरा पॉइंट अभी हमने बताया सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो राम सेतु अभी तुरंत हमने बताया भारत और श्रीलंका के बीच में। तो राम सेतु को ही पाक जलडमरू मध्य की स्थिति को भी हम बता सकते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है राम सेतु भी, जो कि रामायण समय का है, तो उसी को पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को ही एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, व्हीलर द्वीप याद रखिएगा। ये सब बस याद रखने का चीज़ है। सियाचिन कहाँ किसके बीच में है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन तो आपको पता होगा भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में जो है, और यह पूरा हिमनद है।
हिमनद सीमांत क्षेत्र है, पहाड़ी बर्फीला क्षेत्र है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन, भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। रेगिस्तान का क्षेत्र नहीं है ये क्या है, बर्फीला क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चीन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत चीन मार दीजिएगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है भारत का जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सा, वो तो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। लेकिन सबसे दक्षिण में आपका यहाँ पर जो भी शहर है उसमें से कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी। देखिए स्थल भाग जो मेन द्वीप में अगर पूछे तब कन्याकुमारी बोलना है, लेकिन अगर ऐसे पूछे सुदूर दक्षिण तो उस स्थिति में आप मारिएगा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है, तो निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोकण, मराठावाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, तो कोकण, ठीक है, कोकण और आपका मराठवाड़ा, विदर्भ, ये सब जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत की को किससे अलग करती है, तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को बर्मा यानी म्यांमार से अलग करती है, याद रखिएगा, म्यांमार, बर्मा। पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत को किससे अलग करती है, तो म्यांमार, बर्मा से अलग करती है। राज्यसभा जिनसे मणिपुर की सीमाएं, राज्य यहाँ पे सीधे होना चाहिए, सभी राज्य कौन से हैं जो जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। इस तरह के भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, असम और मिजोरम से मणिपुर की सीमाएं लगती है। मणिपुर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, मैप को। मणिपुर वाला क्वेश्चन बन सकता है, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन भी सेट अब हो रहा होगा, तो हो सकता है कि मणिपुर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहाँ के सरकार के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, वहाँ के राज्यपाल के बारे में, उस क्षेत्र की राजधानी के बारे में, इम्फाल है, तो वो सब देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो अब देखिए रेड क्लिफ का नाम सुनते ही हैं, तो यही तो भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन को भी कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो सर स्टेफोर्ड रेड क्लिफ ने और एक सिरिल जॉन रेड क्लिफ, तो इनका नाम ये रेड क्लिफ यहाँ है, सर उनका पूरा नाम जो था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ नाम था, ठीक है। हमने रेड क्लिफ मार के ये कर दिया, लेकिन उनका नाम था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है। एक बार आप लोग भारत का मैप अच्छे से, नहीं तो लास्ट में हम आपको दिखा देंगे अच्छे से, सभी राज्य को आप तरीका से इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। और जिनका ज्योग्राफी होगा 9th-10th में तो आ सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी साझा नहीं करता है, तो त्रिपुरा तो करता ही है, अब बताइए कौन सा नहीं करता है, तो मणिपुर जो है आपका बांग्लादेश से नहीं करता है। अब देखिए अरब सागर में स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या, भारतीय जो द्वीप है लक्षद्वीप, उसका विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता आपका क्या है ये पूछ रहा है। तो वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वे अति, तो वो सभी क्या है, प्रवाल उद्गम के हैं, प्रवाल के द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। अब कहिएगा प्रवाल क्या होता है, तो जो जीवाश्म होते हैं खास करके, जैसे समुद्र में समुद्री जीव जो होते हैं उनका जो
कवच होता है, जैसे सीप है उसका कवच हो गया, वही सब जमा होते होते तो वही से हुआ है। भारत का पूर्वोत्तर स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबसे पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्व भी राज्य भी पूर्वोत्तर में स्थित आपका राज्य कौन सा है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश भारत का। ठीक है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, ये था आपका उत्तरी, ये है दक्षिण, ये है पूर्वी, ये है पश्चिमी। इस प्रकार से अगर भारत को देखा जाए, ऐसे ही बनाते हैं ना, तो इधर सुदूर पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीथू, क्या कहा जाता है? कि बीथू। ठीक है, कि बीथू कहा जाता है। भारत के किस भाग में बैरेन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। बैरेन, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, बैरेन ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम क्या किया गया? ठीक है, तो ये स्वराज द्वीप के नाम से बदल दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2018 में जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अभी तुरंत बताइए, अभी तुरंत बताएं। सबसे पूरब में होगा, वहीं पे सूरज का किरण होगा। तो सबसे उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत में सबसे पहले सूरज की किरण अरुणाचल प्रदेश पे ही पड़ती है। क्षेत्र के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो आपको पता ही है। सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आपका क्रम सही है। राजस्थान 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये आपका क्रम सही है। ठीक है, 3 बड़े राज्य हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य हैं उसमें 7 बहन के रूप में है, लेकिन पश्चिम बंगाल उसके 7 बहनों में नहीं है। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 7 बहनें कही जाती है राज्य, लेकिन ये पश्चिम बंगाल उसका पार्ट नहीं है। भारत की सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा जो जिसका आकृति है, तो वो जो आपका सबसे बड़ा जो विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है वो आपका है दक्षिण का पठार। कौन सा है? तो दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान, क्या पूछ रहा है? नेपाल भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है, तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम का जो है सीमा जो है नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है जहाँ पे कंचनजंगा स्थित है, और चीन से भी मिलता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य कौन सा पठार है? ठीक है, तो जो अरावली है और उस विंध्य के बीच में मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। भारत के पश्चिम बिंदु, जैसे पूर्वी का है उसी प्रकार से पश्चिम का बिंदु का क्या नाम है? तो उसको कहा जाता है गुहार मोता। क्या कहा जाता है? गुहार मोता। तो ये याद रखिएगा, गुहार मोता। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको बनाया गया? अमरावती को। तेलंगाना का है, अब तो शायद बदल गया है, अब शायद विशाखापत्तनम को बनाने वाला है। ठीक है, तेलंगाना। तो अमरावती ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। ये दून होता है 2 पहाड़ों के बीच का समतल का मैदान। ठीक है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, ठीक है, तो वो है आपका कच्छ की लिटिल रन। कच्छ की लिटिल रन। भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, तो वो कौन से कितने राज्य हैं? तो वैसे 4 राज्य हैं जिसके या संघ क्षेत्र हैं जो 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जिसके।
ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है? तो जिधर म्यांमार होगा तो म्यांमार किधर है, तो यहाँ पे भारत के किस भाग में हो जाएगा? पूर्वी भाग में। पश्चिमी घाट है केरल के तरफ, नहीं, जैसे ये भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया इस साइड का, तो पश्चिमी घाट क्या है? तो इसमें से आपको बताना है, तो पठारों का ढलान है। क्या है? तो ये पठारों का ढलान है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। मांजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा, ये जो द्वीप है मांजुली, वो आपका असम में है। कहाँ पे है? तो असम में है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विश्व में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है वो असम में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, ये बताइए। शिव समुद्रम किस नदी पे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। शिव समुद्रम कहाँ बना हुआ है? तो कावेरी नदी, दक्षिण भारत। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? याम्योत्तर जो भारतीय समय का जो याम्योत्तर है, याम्योत्तर मतलब देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो वो आपका जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, तो मिर्ज़ापुर। कहाँ से? इलाहाबाद के पास है मिर्ज़ापुर। ये सब हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चिन्हित है? तो ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर। किस पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है, वो क्या कहलाता है आपको? कोरोमंडल। मालाबार बताए थे केरल के साइड, और इस साइड वाला जो भारत का पार्ट है वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका कोरोमंडल। कौन सा है? कोरोमंडल। और गुजरात महाराष्ट्र ये है कोकन। आपको हमने बताया था एक दिन ज्योग्राफी में ही, ठीक है। तो इधर कोरोमंडल हो गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वही केरल के साइड बोलेगा तो मालाबार, और महाराष्ट्र गुजरात, उधर कर्नाटक, उधर कोकन, ठीक है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। क्यों उष्णकटिबंधीय? चूंकि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? उष्णकटिबंध में पड़ता है मैक्सिमम पार्ट, इसीलिए। तो मेन तो अक्षांशीय विस्तार के कारण ही होता है। तो कोई भी देश उष्ण है या उपोष्ण है या शीतोष्ण शीत है, तो ये सब डिपेंड करता है अक्षांशीय विस्तार पे ही। तो भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका उष्णकटिबंध में पड़ता है, इसीलिए भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत वर्ष आकार में विश्व का केवां देश है? तो भारत जो है सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कौन सा देश है? कितने नंबर पे है भारत? तो सातवां सबसे बड़ा देश है। ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है आपका वो रूस है, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय? तो पुर्तगाली। आपको पता ही है क्या नाम था उसका? बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या नाम था जिसने भारत की खोज किया था। बताइए तो तेजी से, भूल गए कि याद है? बताइए तो। आप लोग आंसर क्या लिख रहे हैं? आंसर तो आपको हम दे ही दिए। पुर्तगाली क्या नाम था जिसने भारत की? अब देखिए, अब मैगलोन बता रही है, वास्को डिगामा। मैगलोन तो पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। कहाँ घूमने लगते हैं आप लोग, चक्कर लगाने लगते हैं पूरा विश्व का एक ही क्वेश्चन में। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के मालदीव से होके गुजरता है। 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो लक्षद्वीप। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। तो ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप को मालदीव से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है। निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी उसके बगल में कोई जो है पड़ोसी देश है ही नहीं। किसका होगा, तो आपको जो बीच में है तो वो कौन सा राज्य होगा बताइए? छत्तीसगढ़ ही होगा ना, चारों ओर से जो है राज्यों से घिरा हुआ। बिहार के बगल में तो नेपाल है, उत्तराखंड के भी बगल में हो जाएगा, चीन का कुछ पार्ट हो जाएगा उधर से। चलिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूरब तो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ है ना राजस्थान। और गुजरात भी है क्या? हाँ, गुजरात, पंगू राज, ये भी गुजरात हो जाएगा। तब सबसे पश्चिमी आपका गुजरात ही है, ये वाला। और सबसे पूरब में जो है ये वाला जो करते हैं हम लोग, भारत का मैप बनाते हैं, तो ये हो गया। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद गुजरात है, ठीक है, उससे पहले आपका राजस्थान आता है। लेकिन पाकिस्तान से सटे हुए हैं राजस्थान, गुजरात, पंगू राज याद रखिएगा, पंगू राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान से सटे हुए हैं। देख रहे हैं पाकिस्तान की एक महिला आकर के पूरे भारत को हिलाए हुए है, सीमा नहीं, तो पाकिस्तान से आई हैं भारतीय महाद्वीप में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से कहा जाता है, भारत का पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग। अब देखिए, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी इसको छोड़ दीजिए। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट का जो है, ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? तो सबसे नीचे रहता तब तो हम उसको बोल देते दक्षिणतम वाला, तो मालाबार, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने बोला था कोंकण तट है, और कर्नाटक तट भी नहीं है, वो कौन सा तट है? तो कोंकण तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? कोंकण तट। उसके नीचे आपका कौन सा तट है? मालाबार। और इधर कौन सा है? कोरोमंडल है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड। गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है? तो ये तो आपको पता ही है, पाक स्टेट तो अभी तुरंत हमने बताया था थोड़ा देर पहले, किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमने जो है अभी लगभग 69 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपना सेट बनाते रहिए, और टेस्ट उस्ट में आपको डाल दिया गया है ये सब, ठीक है। और टेस्ट 14 भी अभी हम डालेंगे अभी तुरंत, ठीक है। टेस्ट 14 आप लोग को डाला जाएगा आप ही के अभी टेस्ट में। तो कल निश्चित तौर पे पूरा दिन में आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। मैथ 1 या 2 दिन और पढ़ाएंगे। आपका प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है पूछ सकता है, तो प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी, उसको हम अब कल टाइम मिलता है तो पढ़ा देंगे, अगर नहीं मिला तो फिर, लेकिन किसी दिन हम आपको मैथ का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग का। तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है सेट बनाने का काम कीजिए, प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, और वही सब आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि थ्योरी जो है आपका मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम पार्ट हमने आपको करा रखा है, ठीक है। तो अब मेन रूप से आप लोग का जो है वो उस पर फोकस करने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्टिव पर। बाकी और देखते हैं, कोई सेट अभी अगर मिलता है तो मैं कराने का प्रयास करता हूँ। एक हिस्ट्री का जो है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब जो है अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है।
बाकी मुझे नहीं लगता अब आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत होता होगा। इतना अच्छे से हमने पढ़ा दिया है और ऑब्जेक्टिव भी बता ही दिया था लगभग, तो मुझे नहीं लगता है आपको दिक्कत होगा। दिक्कत होती है तब फिर आप लोग थ्योरी ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग को भेज भी देते हैं, व्हाट्सएप में आप लोग को भेज भी दिया जाता है, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। साइंस का टेस्ट एक लोग लिख के भेज रहे हैं कि साइंस का टेस्ट नहीं दे रहे, कल दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइंस के बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर ही हैं, एक दो लोग ही हैं, ठीक है। तो साइंस वाले का टेस्ट कल, और देखिए टेस्ट से ज़्यादा जो है थ्योरी पे फोकस कीजिए। टेस्ट तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है। टेस्ट जो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, बाकी सारा कुछ। नाइन्टी 93 क्वेश्चन है, एक लंबा टाइम लेगा ये। चलिए क्वेश्चन है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक कब हुआ, ठीक है। अब मैं देखते भी जाऊंगा कि आप लोग कितने बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको भी दिखाई देते रहेगा कौन लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दिए हैं बम्बई, और सही बात है कि बम्बई में ही आपका जो है, बम्बई में ही मुंबई अभी जिसका नाम है, यहीं पे आपका जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग बस तेज़ी से जवाब देते रहिए। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन। और यह क्वेश्चन जो है प्रधानाध्यापक वाला में बीपीएससी का जो टीचर वाला था उसमें पूछा भी था। तेज़ी से बताइए, तेज़ी से बताते चलिए आप लोग, किसको कहा गया था। चलिए बताइए, अब बताइए, तेजी से बताइए आप लोग, किसको कहा गया था। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है।
चलिए किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है। चलिए तेजी से आप लोग बताते चलिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? उस समय कौन सा गवर्नर जनरल थे और किसके दिमाग की उपज कही जाती है कांग्रेस? आपको पता होगा, बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई में से बताइए कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डफरिन, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1850 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? 5 नंबर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, एओ ह्यूम, उनका नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एओ ह्यूम इनको बोला जाता है, एओ ह्यूम, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद छोड़िए, अब आप लोग देते रहिएगा, इधर देखते रहिए। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे से मुंबई स्थानांतरित हो गया था। क्यों? चूंकि पुणे में क्या हो गया था बताइए? मुंबई प्रेसिडेंसी के संघ नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पुणे में संपन्न के विरोध ये नहीं था, पुणे में क्या फैल गया था? हैजा, जिस कारण से उन्होंने, कांग्रेस ने उसको मुंबई, ठीक है, तो पुणे में हैजा फैलने के कारण जो है प्रथम अधिवेशन को जो है मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अ नेशन इन द मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कब? तो 1880 के दशक में। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वो था कौन? वो कौन था बताइए? तो लॉर्ड लीटन। उसने जो है भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ाया था, खास करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या ये सब जो है ला करके। भारतीय संघ के संस्थापक, इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे चल के कांग्रेस में ये भी मिल जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गरम दल के नेता थे, तो नरम नहीं थे, तो यही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? नरमपंथी में नहीं थे।
तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी में नहीं थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, ये सब आपके नरमपंथी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कहां से? तो शहरों से। कहां से थे? तो शहरों से जुड़े हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र के नहीं थे। ये खास करके वकील वगैरह थे और शहरी क्षेत्रों में ही रहते थे, मध्यम वर्गीय। ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। मुस्लिम कौन थे इसमें से? बताइए। बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्षता, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रहा है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह बात किसने कहा था? बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बनारस में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो अब देखिए नाम क्या क्या है वो देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, तो ये उपस्थित नहीं थे उस दिन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किनको बनाया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अगर संस्थापक पूछे तब एओ ह्यूम, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपको बोलना व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। निम्नलिखित में से 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उनका नाम था द डक्कन एसोसिएशन। क्या नाम था? द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको कि सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से किया है? तो उनका नाम था अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत के सेवक मंडल, ठीक है, सेवक मंडल गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब किया था? तो इन्होंने 1905 ईस्वी में किया था सेवक मंडल की स्थापना। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? तो उस समय यही एक्टिव थे 1905 के दरमियान। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था? यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी का था। किसका था? तो दादा भाई नौरोजी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए, मतलब संशय करने लगे। और किसने कहा कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूचना अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो यह बात लॉर्ड लीटन ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड लीटन ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, देखिए भारतीय नहीं पूछ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। अगर दे देता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू मारना था। अभी यहाँ क्या मारेंगे? कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो सीधे सीधी क्या मारेंगे? एनी बेसेंट को मारेंगे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड कर्जन कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। कौन थे गदर पार्टी का? तो गदर, ऐसे भी जानते ही, गदर फिल्म गदर 2 आ गया है, ठीक है। तो हरदयाल, लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये तो आपको पता ही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मार्ले मिंटो, ये तो कई बार बताए हैं, 1909। भारतीय परिषद अधिनियम का क्या है? ये तो इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार क्या कहा जाता है? 1909 को क्या कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये सब आपको अच्छे से बता रखे हैं। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक हो गए? तो ये इनका नाम था अरविंद घोष। बाद में ये दार्शनिक और योगी हो गए, अरविंद घोष, याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा, याद रखिएगा, इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? पाकिस्तान की मांग। शुरुआत में इसकी डिमांड पाकिस्तान की मांग को लेकर के नहीं थी, ठीक है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये सभी हो जाएगा, इनमें हो जाएगा ये सभी, ठीक है। सांप्रदायिकता के आधार पर डिमांड भी नहीं था विभाजन का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजधानी कलकत्ता से कहाँ गई? दिल्ली गई, तो इसलिए इसका महत्व है। अनुशीलन समिति की संबंधित है वीडी सावरकर। कौन है अनुशीलन समिति से? तो वीडी सावरकर। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे हैं ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन बना कब? तो 1912 में। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग की सरकार, मतलब लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, तो याद रखिएगा 1911 में कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अल हिलाल, ठीक है, पिछले ही बार तो पूछा गया था बीपीएससी में। तो अबुल कलाम आजाद का पत्र था ये समाचार पत्र, किसका था? अल हिलाल। तो अबुल कलाम आजाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उधम सिंह ने मारा था। कहाँ जाके? लंदन जाके माइकल ओडायर को मारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? आपको पता होगा, सूरत फूट कब हुआ? 1907 ईस्वी में। ये सब बहुत अच्छे से हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है बताइए? सलीमुल्लाह को। किसको जाता है? सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था? गणपति बप्पा मौर्य, बाल गंगाधर तिलक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? यानी बंगाल विभाजन जब हुआ उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी जब बंगाल विभाजन हो गया तो उस समय जो है बंगाल के ही नेता होंगे जिन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। तो कौन थे? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुभाष चंद्र बोस वगैरह तो बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये अंग्रेज किसने कहा था बताइए इनमें से? तो लाला लाजपत राय ने बोला था, और इन्होंने ही सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कांग्रेस को क्या बोला कि अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है, यानी जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अपना गैस निकालने के लिए इसका यूज करेगा अंग्रेज, यानी आंदोलन को दबाने के लिए। और यह बात लाला लाजपत राय ने कहा था, और यह क्वेश्चन बीपीएससी हेड टीचर में पूछा जा चुका है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह जो है अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन।
बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हो गया था। पुनः मतलब इसको जोड़ भी दिया गया था। तो 1911 में निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहिए था। तो लॉर्ड हार्डिंग। उन्नीस 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किस लिए प्रार्थना किया था? संयुक्त निर्वाचन वर्ग हिंदुओं का अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्या करेगा बताइए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी 1906 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। एग्जैक्ट अगर 15 अक्टूबर दे दिया है, ठीक है, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, कई जगह 16 अक्टूबर भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बंगाल विभाजन का डेट जो है आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक कि याद है 16 अक्टूबर होना चाहिए ये। आप लोग बताइए कब का है ये बंगाल विभाजन, डेट बताइएगा। पंद्रह या 16 अक्टूबर बताइए। सोलह ही होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, 16 ही याद रखेंगे, 16 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये तो आपको पता ही, अरविंद घोष गरम से थे, ये सब नरम वाले हैं। गांधी जी भी नरम दल के थे। तो अरविंद घोष जो थे गरम से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था कोलकाता में, जो 1906 में अधिवेशन हुआ था। ये सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी 68 में भी पूछा था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नहीं था? ये तो उग्रपंथी ही थे, उद्धम सिंह भी, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन उग्रपंथी नहीं थे। चूंकि ये गांधी जी के गुरु हैं तो उग्रपंथी कैसे होंगे ये, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों का प्रभावहीन आया, प्रभावी आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव में कब आया होगा? तो मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 1906 के बाद ही आएगा, ठीक है, प्रभाव में आ गया। तभी तो 1907 में सूरत फूट होता है। 1908 बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुआ था, जिसमें उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा था? तो 6 वर्ष के लिए उनको जेल हुआ था बाल गंगाधर तिलक को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो आपको पता ही है, 1912 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एनी बेसेंट तो थी, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी थे, लेकिन टी.एस. ऑलकट का नाम आप नहीं सुने होंगे। तो यही इनका स्थापना में कोई योगदान नहीं था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ पे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ठीक है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वरिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन बंगाल में जन्म दिया, उसका क्या नाम था? वरिंद्र कुमार घोष ने जो बनाया था उसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था?
तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि अन्य विनय और प्रार्थना याचिका से कभी देश आज़ाद नहीं होगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? अब बताइए कब? तो ये जब हुआ था स्वदेशी आंदोलन, कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ होगा। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1906 में, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था, ठीक है, 1905 1906 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाया गया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी भी बांधे थे। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट ने ही दोनों को मिलाया था फिर, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। और समाज में पूछे तो आर्य समाज को जाना जाता है भारतीय अशांति को का जनक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और किस संगठन को? तो आर्य समाज को भी कहा जाता है, याद रखिए। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। एक किसके द्वारा? एक तो बाल गंगाधर तिलक भी था और एक एनी बेसेंट भी थे। तो ये दोनों हो जाएगा आपका तिलक और एनी बेसेंट। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंत देश विभाजन हो गया, तो वो बीज कब बोया गया हमने आपको बताया था। और 1905 का जब बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ठीक है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मेन रूप से जब उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है 1909 में, तभी जो है बीजारोपण हो गया था, ये इतिहासकारों का मानना है। आगे जाकर के वो पाकिस्तान बटा। तो ये होगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र दे दिया गया, वहीं से आपका देश के बंटवारा का बीजारोपण हो गया था। अभिनव भारत, ये बीडी सावरकर का है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बीडी सावरकर का है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था आपको पता होगा, सरोजनी नायडू ने ही कहा था। लाल बाल पाल जो त्रिगुट कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? इसमें से किनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, याद रखिएगा। गीता रहस्य अभी तुरंत हमने बताया जेल में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। कब? ठीक है, जब इनको जेल हुआ था, ठीक है। कामागाटा मारू एक प्रकरण है जो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ये अभी एक मूवी भी आया था अक्षय कुमार का इस पे आधारित। चलिए, उसके बाद कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? ठीक है, याचिका और प्रार्थना, तो वो थे आपके गरम दल के नेता, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो उनका नाम था विंसेंट सिरोल। क्या नाम था उनका? विंसेंट सिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो उस वकील का क्या नाम है जिन्होंने बचाव किया था? तो CR दास, चितरंजन दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो अभी तुरंत हमने बताया एनी बेसेंट ने आपको समझौता करवाया था। निम्नलिखित में से 1916 में जो लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अति महत्वपूर्ण है। अभी जो मैं जितना क्वेश्चन किया निश्चित तौर पे 5 क्वेश्चन उससे आएंगे। जो लोग सुन रहे हैं याद रखिएगा, ये जो अभी मैं आप लोग को करवा रहा हूँ 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से आएंगे, ठीक है। एकदम बुझ जाइए, ये सब एकदम हिट लिस्टेड क्वेश्चन, सब महामैराथन चल रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा, हम तो हल्ला उल्ला नहीं करते हैं, कोचिंग ट्यूशन वाले हल्ला कर करके अपना जो है कोर्स बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए और एग्ज़ाम निकालिए, मेरा उद्देश्य बस यही है। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो वो था आज़ाद, कभी पकड़े नहीं गए और बच भी जाते थे, बड़ी दिमाग के तेज थे चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था तो उनका क्या नाम था? ठीक है, तो सैयद हैदर रजा नाम था उनका, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता ही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में, यही कारण था स्वदेशी आंदोलन का। प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? और तो ये अफगानिस्तान में बना था, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? नरम दल और गरम दल में उद्भव हुआ, ठीक है। तो 1907 में हुआ, तो वह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन ही हुआ, उसमें मतभेद हुआ दोनों में, ठीक है। उन्होंने मेजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, और वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। वो कौन थे? लाला लाजपत राय, ये चर्चा हमने किया हुआ है थ्योरी क्लास में। गरिबाल्डी, ठीक है, मेजनी, काबूल, ये सब जो है इटली का एकीकरण में भूमिका निभाए थे, तो उनसे प्रभावित थे लाला लाजपत राय। इस प्रकार से हमने आपका 92 क्वेश्चन अभी किया, उससे पहले हमने लगभग 70 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव सेशन हमने अभी किया। तो निश्चित तौर पे आज की क्लास से 10 क्वेश्चन तक रह सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चूंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के क्लास से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप लोग बने रहिएगा, जब भी क्लास हो डाला हुआ इसका टेस्ट आपका डाला हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। देखिए आपके सामने में हमने टेस्ट से ही PDF इसको कन्वर्ट करके लिया था। टेस्ट आपका डाला हुआ है, नरम दल, गरम दल, इतिहास वाले में जाइएगा तो डाला हुआ है। ये सब आप लोग देते नहीं, इसका मतलब टेस्ट देते नहीं हैं, ठीक है। डाला हुआ है, सारा कुछ डाला हुआ है।